रेडिकल इस्लाम के जरिए इसको प्योर तरीके से वो मुल्क बनाना है जो कि पड़ोसी पाकिस्तान है। सीधे सीधे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा थ्रेट यहाँ पर हो रहा है। चीन के पाले में खड़े हुए दिखाई देंगे या फिर अमेरिका के पाले में हो जाएंगे। अमेरिका की सरपरस्ती में नहीं बल्कि हम ज्यादा सेफ चीन के साथ रहते हैं। गिराया गया शेख हसीना अमेरिका के पाले पर नहीं जा रही थी, बार बार उन्होंने मना किया। इसी सोच को खत्म करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से बंगाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर प्लानिंग की जा रही है। सोच तो बांग्लादेश में तभी खत्म हो गई थी जब शेख मुजीबुर रहमान की जो स्टैचू थी उसको गिरा दिया गया था। सर, वहां से सोच खत्म नहीं हुई थी। अब भले ही चेहरा बदल गया हो, लेकिन जो काम मोहम्मद यूनुस कर रहे थे वही काम और वही आइडियोलॉजी आगे चल रही है। शेख हसीना की जब तख्ता पलट हुआ उसके बाद से ही लगातार भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव चल रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार में कई बार भारत की ओर से बहुत कड़ी टिप्पणियां वहां पर की गई। इसके बाद एक उम्मीद थी कि तारिक रहमान जब यहां पर यानी कि बीएनपी जब सत्ता में आएगी तो हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस की जो आइडियोलॉजी है वो बीएनपी की या तारिक रहमान की वो आइडियोलॉजी नहीं है और सभी को एक साथ लेकर वो चलेंगे और खास तौर से नेबर फर्स्ट की पॉलिसी भी वो रखेंगे और भारत को वो प्राथमिकता देंगे, क्योंकि 1971 की जंग शायद वो भूले नहीं होंगे, क्योंकि बांग्लादेश की आवाम उस जंग को कभी नहीं भूली, उस स्वतंत्रता संग्राम को कभी नहीं भूली। लेकिन आज हालात ये है कि रविंद्र जी की हम आप जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं वो इतना गंभीर मसला बना हुआ है। जब से तारिक रहमान जो हैं वो चीन से होकर लौटे हैं, उनके सुर एकदम बदले हुए हैं। बदले हुए सुर का मतलब यह है कि सीधे सीधे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा थ्रेट यहां पर हो रहा है। दूसरी चीज, जिस तरह से चाइना ने इन दो मोंगला प्रोजेक्ट हो या आपका तीस्ता हो, दोनों को लेकर उन्होंने हामी भरी है और ये दोनों प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के बिल्कुल सिरहाने पर आके आए हुए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में मतलब क्या लग रहा है आपको कि बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है, या बांग्लादेश नहीं कर रहा, कोई दूसरा ऐसा है वो करा रहा है, या इसके पीछे यूएस का प्लानिंग है? पाकिस्तान पिछले 1 सालों से लगातार वहां के आईएसआई चीफ बांग्लादेश पाए जाते हैं। बांग्लादेश के कुछ एक जो इंटेलिजेंस है कि वहां पर जो एयर फाइटर है, कुछ विशेष एयर फाइटर, उनको एक गुप्त जगह पे ट्रेनिंग भी दी जा रही है बांग्लादेश के अंदर। पाकिस्तान आवाजाही लगातार, ये सब भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साफ तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और चूंकि जैसा आपने जिक्र किया कि जब बीएनपी की सरकार आई, तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने, तो एक सवाल सबसे बड़ा था। सवाल ये नहीं था कि आगामी बांग्लादेश की सरकार भारत के साथ कैसे संबंध रखेगी। सवाल ये इस दिशा से तय हो रहा था कि बांग्लादेश की आगामी सरकार यानी तारिक रहमान एज अ प्रधानमंत्री, एज अ पीएम, वो चीन के पाले में खड़े हुए दिखाई देंगे या फिर अमेरिका के पाले में हो जाएंगे। अब ये जो दौरा उन्होंने किया, देखिए, सबसे पहले वो मलेशिया के दौरे पर गए, उसके बाद वो चीन के दौरे पर गए और वहां उन्होंने जाकर जो बड़े समझौते किए हैं, ये स्टेब्लिश कर दिया है उन्होंने कि हम अमेरिका की सरपरस्ती में नहीं बल्कि हम ज्यादा सेफ चीन के साथ रहते हैं। और आपने जैसा जिक्र किया कि भाई अमेरिका की शहर पर हो रहा है या फिर कौन करा रहा है, चूंकि ये मान लीजिए आप, बांग्लादेश की जो भौगोलिक स्थिति है, चाइना सी पर रणनीतिक महत्व उसका हो जाता है, तो अमेरिका और चीन, उनमें से एक बांग्लादेश को चुनना होगा। उसने चाइना को यहां पर चुन लिया है। बात अब आएगी, बांग्लादेश क्या हमारे लिए दूसरा पाकिस्तान बन रहा है? साफ तौर पर बांग्लादेश हमारे लिए दूसरा पाकिस्तान बन रहा है। और चाहे बांग्लादेश अमेरिका के खेमे में जाता या चाइना के खेमे में, वो आ चुका है। फायदा दोनों लिहाज से पाकिस्तान का है भारत के खिलाफ बांग्लादेश को इस्तेमाल करने का। 1971 में जब भारत ने चोट पहुंचाई, उसका एक हाथ काटकर एक अलग देश बांग्लादेश को बनाने में मदद की, जो कि वहां के लोगों की आवाम की मांग थी, उसके बाद से ही तड़प रहा है पाकिस्तान और वो लगातार यही कहता आ रहा है कि भाई हम वापस बांग्लादेश को लेकर रहेंगे। हाँ। तो चीन अपनी तरफ से अपनी गोटियां सेट कर रहा है, फिट कर रहा है, और वहीं पाकिस्तान भी चीन को अपने तरीके से बता और समझा रहा है कि किस तरीके से भारत को इस फ्रंट पर घेर कर रखा जा सकता है, जिससे न सिर्फ 3 तरफ से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश उसको घेर लेगा, बल्कि ये कहें कि चौतरफा भारत की घेरेबंदी की जा सकती है। तीसरा प्रोजेक्ट और आपका मोंगला पोर्ट, ये तो बस शुरुआत है। इसको आप समझिए, 2015 में जो तत्कालीन शेख हसीना सरकार थी, उस दौरान भारत
का ये समझौता हो चुका था कि मोंगला पोर्ट का निर्माण भारत करेगा बांग्लादेश के लिए। अब आप देखिए कि जैसे ही दौरा करके वापस आते हैं तारिक रहमान, तो वो ये कहते हैं कि हर कीमत पर, किसी भी कीमत पर हम मोंगला पोर्ट का काम करेंगे। अब आज ही देखिए, जो उनके सूचना प्रसारण मंत्री हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब वो देश की आवाज एक तरह से कहें कि है, उन्होंने भी ये कहा कि भाई किसी को क्यों दिक्कत, क्या किस तरह की दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो फिर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बांग्लादेश जो चाहेगा वैसा करेगा। उन्होंने तो यहां तक कहा कि हम अपना पोर्ट भी बनाएंगे, चीन की मदद से करेंगे, क्योंकि चीन के पास फंड्स हैं, चीन के पास वो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है। यानी कि वो भारत को ये जताना चाह रहे हैं कि भारत के बस की ये बात नहीं थी। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि जो 53 नदियां हैं, तीस्ता नदी और गंगा नदी से इतर, जिनका पानी, जिनका हक बांग्लादेश के लिए आता है, हम अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर इस मसले को उठाएंगे। यानी कि ये शुरुआत है बांग्लादेश की तरफ से, जो भारत को घेरने के लिए एक तरह से कहें कि बांग्लादेश के जरिए हो चुकी है। चीन और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक, दोनों ही कंधों पर बंदूक रख दी है। क्या इसी दिन के लिए एक तख्ता पलट किया गया था? यही यही सब करने की एक प्लानिंग थी? और जो अब तो कोई छिपी बात नहीं है कि तख्ता पलट के पीछे कौन साजिशें थी, किनके हाथ थे, कैसे बांग्लादेश में शेख हसीना को गिराया गया। शेख हसीना अमेरिका के पाले पर नहीं जा रही थी, बार बार उन्होंने मना किया, और उन्होंने एक लाइन बोली थी, उन्होंने कहा कि जो मेरा पड़ोसी है उसकी सुरक्षा करना भी एक अच्छे पड़ोसी का कर्तव्य होता है। अगर आज हम कुछ ऐसी स्थितियां करें जो बांग्लादेश के लिए थ्रेट बने आगे चल के, तो वो चीजें गलत है। आज बांग्लादेश भारत के मुहाने पर बैठा रहा है एक ऐसे दुश्मन को जिसकी नजर अरुणाचल से लेकर गलवान से लेकर सभी जगह है। और वो दोस्त यहाँ, वो आदमी, वो व्यक्ति हमारे 80 किलोमीटर बैठ के हमारी सारी इंडियन नेवी की चीज़ें, हमारी सारी ऑपरेशंस हैं, या हमारी कुछ अपनी सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, वो सब वहाँ से बहुत आसानी से देख सकता है। उसके स्पाई बहुत इजीली यहाँ पर इंटर करा सकता है, या किसी भी तरह हिंदुस्तान की सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का ये मैटर है। अच्छा रविंद्र जी, एक चीज़ और ये बड़ी दिलचस्प यहाँ पर है, जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है, सरकार गई है, मतलब जब बनी थी, जब तख्ता पलट के बाद जब वो अंतरिम जो है सलाहकार के रूप में आए, तो उन्होंने लगातार रेडिकल इस्लाम को इतना ज्यादा वहां पर बढ़ावा दिया। बांग्लादेश के अंदर आज ये स्थिति है कि कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर महिलाओं को बुलाया जा रहा है टुकड़ियों में, उनसे कहा जा रहा है कि आप पर्दा क्यों नहीं करते हो, आप ये बिंदी क्यों लगाते हो, आप ये पायल क्यों पहनते हो। ऐसा इस्लाम में खलीफा पूरी तरह से बांग्लादेश को कहा ही जा रहा है कि अब ये खलीफा यहां पर होना चाहिए। तो ये, अब अगर आप सोचिए कि सबसे बड़ी हार किसी भी देश के लिए, या एजेंसियों का, या किसी भी गवर्नमेंट का एक मैटर होता है, किसी तरह आवाम का माइंड वॉश कर दो। अगर उसका आप पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दोगे, और चूंकि शेख हसीना ने पाठ्यक्रम में, एजुकेशन में वहां पर 1971 की जंग को रखा, हिंदुस्तान के इंदिरा गांधी ने जो किया उसका बड़ा चैप्टर है, तो बच्चे वहां के इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। जो बंगाली अस्मिता की बात जहां आती है, वो लोग कहते हैं कि सही में और हिंदुस्तान ने हमारी मदद की और हमको आजाद करवाया। लेकिन आज इसी सोच को खत्म करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से बंगाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर प्लानिंग की जा रही है। सोच तो बांग्लादेश में तभी खत्म हो गई थी जब शेख मुजीबुर रहमान की जो स्टैचू थी उसको गिरा दिया गया था। सर, वहां से सोच खत्म नहीं हुई थी। देखिए, उसको जो लोग इस तख्ता पलट के पीछे थे, स्टूडेंट की आड़ में क्या कुछ हो रहा था, कहां से फंडिंग थी, किस तरह से आंदोलन भड़क गया, ये वो लोग थे। नहीं तो 40 फीट इतनी मजबूत की और की मूर्ति को महज कुछ मिनटों में आप नहीं गिरा सकते थे। प्रॉपर तरीके से इसको हिलाने की, इसको इंडिया कल्चर सेंटर को आग लगा दी, फूंक दिया, और हिंदुओं को टारगेट करना, हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी करना। तो ये आंदोलन शेख हसीना के खिलाफ था या हिंदुस्तान के खिलाफ था? क्या शेख हसीना ने अपना बांग्लादेश भारत के नाम लिख दिया था कि इतनी नाराजगी थी? नहीं। लेकिन उस राष्ट्रपति ने ये जरूर अच्छा एक कि हम अपने पड़ोसी के हर एक सुरक्षा पहलुओं को ध्यान पर रखेंगे। और यही कारण था कि 1990 के बाद, जिस समय पूरी तरह से मिडिल ईस्ट मिलिटेंसी की चपेट पे था, कि नागा और बरुआ, ये सब लोग जो है नॉर्थ ईस्ट पूरा, वहां पर भयंकर तरीके से हिंसा, आगजनी, ये रोज की। लेकिन शेख हसीना के बनने के बाद इन सब चीजों ये बीएनपी के शासनकाल में रहा है, और
बीएनपी को कहा भी गया है कि खासतौर पर तारिक रहमान का अगर जिक्र करें तो उनके लेकर कहा भी यही जाता है, आरोप लगते हैं, चर्चा होती है कि भाई ये जब सरकार में थी इनकी पार्टी तो इनकी तरफ से नॉर्थ ईस्ट में भारत विरोधी गतिविधियां लगातार चलाई जाती रहीं। म्यांमार के बॉर्डर पर वहां पर ट्रेनिंग देने में बांग्लादेश की तरफ से लगातार मदद होती थी। और ये कहा जा सकता है कि मोहम्मद यूनुस तो चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे या केयरटेकर नहीं थे। अब भले ही चेहरा बदल गया हो, लेकिन जो काम मोहम्मद यूनुस कर रहे थे वही काम और वही आइडियोलॉजी आगे चल रही है। आप देखिए कि मोहम्मद यूनुस के वक्त में जितने भी फैसले लिए गए, जितने भी आदेश लिए गए, उसमें से किसी को भी पलटा नहीं गया। हाँ। किसी को भी नहीं। बस वो एक मुझे याद आता है कि जुलाई चार्टर, वो भी मतलब फैसला नहीं था, ये था कि जुलाई चार्टर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए जमात ने मांग की थी कि भाई तारिक रहमान जो है 2 शपथ लेंगे, यानी एक शपथ तो होगी उनके प्रधानमंत्री की और दूसरी शपथ वो ये लेंगे कि हम संविधान बदल देंगे। तो तब जो है तारिक रहमान ने कहा कि ऐसा है, अगर हम एक शपथ लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे और दूसरी शपथ हम ये लेंगे हम संविधान को बदल देंगे, तो ये ठीक नहीं होगा। तो मोहम्मद यूनुस का जो जुलाई चार्टर था वो इसीलिए रुका हुआ है, हालांकि खत्म नहीं है, वो है एजेंडे में। अब देखिए इनकी सरकार में 50% जमात के लोग हैं, और जब इनकी बीएनपी की जमात की मिल के सरकार बनी थी जब बांग्लादेश में, तब सब लोग एक दूसरे को ये जानते हैं, मानते हैं, और जमात का मेन मोटिव ही यही है कि रेडिकल इस्लाम के जरिए इसको प्योर तरीके से वो मुल्क बनाना है जो कि पड़ोसी पाकिस्तान है। आपको बता दें आज बांग्लादेश के अंदर 15 लाख जैश ए मोहम्मद हिजबुल के झंडे लहराए जा रहे हैं। उनको ये बताया जा रहा है कि ये झंडे हैं, इन्हीं के नीचे अब हमको रहना है, इसी से हमारी रक्षा होगी। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन था। आज वहां पर क्या एक नई चीज, एक कोई बुक है जो कि हिंदुस्तान के ही किसी राइटर से लिखवाई गई, जिसमें बताया जा रहा है कि भारत का अपना मोटिव था 1971 के वॉर में, भारत पाकिस्तान से बदला लेना चाहता था, इसलिए ये जो है वॉर हुई। इसमें भारत ने बांग्लादेश के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। तो ये चीजें अब दिमाग में फीड की जा रही। कल मैंने वीना सिकरी जो उच्चायुक्त रही है बांग्लादेश में, भारत की करीब 4 से और जिस समय ये क्या कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और वहां पर बीएनपी की सरकार थी, उनकी माँ तारिक रहमान की माँ खालिदा जिया वो प्रधानमंत्री होती थी। तब उन्होंने बताया कि हम खालिदा जिया से कई बार ये कहते थे कि यहाँ पर मिलिटेंसी हो रही है, भारत के खिलाफ यहाँ पर साजिशें हो रही हैं, यहाँ से गोला बारूद आर्म्स जो है वो बॉर्डर पार, सरहद पार किया जा रहा है। तो कहती नहीं, वो कहते उनका बिल्कुल नॉर्मल एटीट्यूड होता था खालिदा जिया का, वो एक्सेप्ट ही नहीं करती थी कि हाँ ऐसा कुछ हो भी रहा है, बल्कि वो ये कहती थी कि इन लोगों ने कभी हमारी मदद की थी, अब मुझे मौका मिला है, हम इनकी मदद कर रहे हैं और कुछ भी इसमें बुरा नहीं है। लेकिन देखिए उस समय आज भी नॉर्थ ईस्ट में फिर से अशांति का दौर शुरू होने लगा है। धीमे धीमे ये ग्रुप्स जो है, इनके चीफ, उनका नाम मुझे कौन, परेश बरुआ, वो वापस से जो है आ चुके हैं, वापसी कर चुके हैं। तो उनके कैंप्स फिर से लगने लगे हैं। तो ये नहीं समझ में आ रहा, और मुझे लगता है कि हमारी सरकार और डिप्लोमेट्स इस मामले में बहुत गंभीरता से विचार कर रहे होंगे। लेकिन हम रविंद्र जी, ये एक बहुत बड़ा एक बांग्लादेश जो है वो जोन बन गया है। असीम मुनीर ने मुझे लगता है कुछ महीने कहा था कि अब अगर अटैक युद्ध होता है तो ईस्टर्न कमांड से जो है अटैक होगा। तो उनका सीधे सीधे कहने का मतलब यही था कि बांग्लादेश की तरफ से इस बार हम प्रहार करवाएंगे। देखिए इसमें बांग्लादेश समझ नहीं पा रहा है या आंखें मूंद ली है, समझना नहीं चाह रहा है। आप इसमें चीन और पाकिस्तान दोनों के हित देखिए। पाकिस्तान को भारत से खतरा है, आप चाहे उसको नॉर्दर्न फ्रंट से देख लें, जम्मू कश्मीर से इधर राजस्थान, पंजाब और गुजरात तक नीचे आए, तो पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि भारत यहां पर पाकिस्तान को एंगेज करके रखे। जिस तरह से वो घिरा हुआ है, ईरान के बॉर्डर पर घिरा हुआ है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान घिरा हुआ है, चारों तरफ से वो घिरा हुआ है पूरी तरह से। तो पाकिस्तान की ये कोशिश है कि भारत की जो ताकत इस वक्त ज्यादा तौर पर पाकिस्तान के फ्रंट पर खड़ी हुई है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात है, वो डाइवर्ट हो जाए और बांग्लादेश की तरफ चली जाए। और यही बात चीन के लिए भी है। चीन के लिए भी देखिए कि आप चाहे उत्तराखंड का बॉर्डर हो या आप लेह लद्दाख की तरफ देखें या इधर अरुणाचल प्रदेश में आकर या सिक्किम की तरफ आकर देखें, तो चीन भी यही चाहता है कि भारत का माइंड डाइवर्ट हो, अपनी वो ताकत को बांग्लादेश की तरफ फोकस करे, इसलिए ज्यादा जो गतिविधि हो वो बांग्लादेश की तरफ पर केंद्रित करके रखें। और इसीलिए देखिए 200 किलोमीटर दूर है ये मोंगला पोर्ट कोलकाता से, पश्चिम बंगाल की राजधानी से 200 किलोमीटर दूर है, और भारतीय थल सेना का
सुकना में 33 कोर का मुख्यालय है, थल सेना का, आर्मी का मुख्यालय है। अब ये मोंगला पोर्ट कोई नेवी पोर्ट नहीं है, ये कॉमर्शियल पोर्ट है, और कॉमर्शियल पोर्ट में आप नेवी से जुड़ी हुई आप चीज़ों को नहीं वहां पे ला सकते, तो वहां मौजूदगी नहीं होगी। लेकिन अब आपको पता नहीं है कि वो इंजीनियर के भेष में जासूस हैं कौन है, यानी कि आप मोंगला पोर्ट से कोलकाता पर नजर रख रहे हो, आप दूसरी तरफ आप भारत के थल सेना में क्या गतिविधियां चल रही हैं वहां पर आप नजर रखकर चल रहे हो। इसके अलावा एक बेनापोल पेट्रापोल बांग्ला भारत जमीनी मार्ग से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी रह जाती है इसकी। तो ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। बांग्लादेश, कहते हैं ना कि किसी का जब झगड़ा हो जाता है, किसी का जब झगड़ा हो जाता है तो झगड़ा होने के बाद वो कहता है तू 2 मिनट यहीं रुकियो, मैं जरा आता हूं, अभी अपने आता भाई हूं। को लेके आता हूं। तो ये वही बांग्लादेश एक तरह से इसी तरह की कोशिश भारत के खिलाफ कर रहा है कि देख मैं भी अपने भाई को, चीन को लेकर आता हूं। और वो ये नहीं जान रहा है कि जो कुछ भी चीन यहां पर काम करेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी यहां पर बनेगी, वो मुफ्त में नहीं करने वाला है। वो कर्जा, चीन की फितरत ही रही है। म्यांमार तो संभल गया, श्रीलंका की अकल ठिकाने आ गई, होश ठिकाने आ गई, उसको पता चल गया कि भाई भारत ही बचाएगा और भारत ही बचाता रहा अब है। भाई अपना अब देखिए बांग्लादेश, हाँ, हम्बन टोटा को दे तो चुके 100 साल की लीज पर। वहां पर पूरी तरह फंस से गए हो आप। चीन की नेवी है, सब दुनिया को पता है। अब देखिए दूसरी चीज, इनको, जमात को कभी नहीं ये महसूस हुआ था कि हम इलेक्शन हार जाएंगे। ये 100% श्योर थे कि जमात वापसी करेगी इलेक्शन में। ये हार कहाँ गए? सबसे बड़ी बात कि महिलाओं ने सबसे ज्यादा खुल के, जो बांग्लादेश की महिलाएं थीं, उन्होंने जाके जमात के खिलाफ वोटिंग करी। इसके अलावा माइनॉरिटी ने सबसे ज्यादा बीएनपी को चुना जाके नहीं कि विनीत, अगर थोड़ा सा गहराई में अगर इसमें हाँ, जाए ना, जब आप ये चर्चा कर ही रहे हैं, जब हम ये कयास लगा ही रहे हैं कि ये सब कुछ भारत के खिलाफ एक एजेंडे के तहत किया गया है, शेख हसीना के तख्ता पलट से लेके मोहम्मद यूनुस को बैठाना, फिर तारिक रहमान को बैठाना, आप मेरे को बताइए कि आज की तारीख में अगर जमात की सरकार होती तो उसको कंट्रोल करना उनके आकाओं के लिए ज्यादा आसान था, या फिर बीएनपी और तारिक रहमान को कंट्रोल करना ज्यादा आसान था? ये बेलगाम घोड़े बन जाते। इस वजह से उन्होंने ये कहा कि तारिक रहमान की नकील भी हमारे पास रहे और इनको भी थोड़ा पुचकार कर हल्का सा सपोर्ट इनके हाथ से दिलवा दो। तो ये अगर हम, आप देख रहे हैं कि महिलाओं ने इनके खिलाफ किया, वो ऊपरी तौर पर अच्छी लगती हैं सुनने देखने में बातें, लेकिन असल बात मुझे लगता है कि वो यही थी। नहीं तो जैसे जो इस तरह इलेक्शन में जो सुपड़ा साफ हुआ इनका, और इलेक्शन में तो जनता ने वोट दिया, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज एक अच्छी चीज बांग्लादेश में, जो पॉजिटिव चीज है, जिससे हम आप खुश हो सकते हैं या हिंदुस्तान खुश हो सकता है, वो ये है कि बांग्लादेश की आवाम पढ़ी लिखी है। बांग्लादेश की महिलाएं बहुत आगे हैं, और बांग्लादेश की महिलाएं जो है, वहाँ की जो चीन के बाद सबसे बड़ा टेक्सटाइल सेक्टर है, वो उसमें करीब उनकी 60 से 70% तक हिस्सेदारी है। तो वहां पे लोग समझ रहे हैं कि हमारे लिए अमन चैन शांति होना हमारे मुल्क में, यही हमारी प्राथमिकता है। यहाँ तक के जो जेंजी हैं, जो वो भी इस थॉट को रखते हैं कि हम तभी, हमारे अगर संबंध बेहतर होंगे पड़ोस में, तो हम पढ़ाई के लिए, हम इलाज के लिए, घूमने के लिए हम हिंदुस्तान जा सकते हैं, आ सकते हैं। और हमको बहुत सहारा, क्योंकि एक संस्कृति मेल खाती है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल यूरोप चले गए हों, आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश हो, कुछ भी हो, अलग अलग देश हो, लेकिन यहाँ के ट्रेडिशन, भाषा, लैंग्वेज, पहनावा, शक्ल, सूरत, रंग एक जैसे मैच करते हैं। तो वो अपनापन महसूस होता है कि हाँ, हम हिंदुस्तान आ रहे हैं। तो जब ये आज की तारीख में, अभी कुछ दिन पहले एक इनके शेख हसीना की पार्टी के, अवामी लीग की पार्टी के नेता की डेथ हुई थी। ये समझ ली तारिक रहमान ने पूरी फोर्स झोंक दी कि इसमें भीड़ ना होने पाए, लेकिन वहां पर लाखों की भीड़ उनके जनाजे में आई। इसके बाद एक और उदाहरण था, इन्हीं का, इन्हीं के अवामी लीग का ही स्थापना दिवस था, फाउंडेशन डे था, और उस दिन भी पूरे कर्फ्यू लगा दिए गए थे बांग्लादेश कहीं। लेकिन उसके बावजूद जो है 100 से ऊपर रैलियां हुई, यानी कि जो ये शासन से वहां की जनता जो है, जो ऊब रही है, परेशान भी हो रही है, और इसके खिलाफ अवामी लीग की तरफ वो जा रही, लेकिन अवामी लीग बैन है। अब इन्होंने ऐलान किया है कि हम जाएंगे, शेख हसीना कह रही हम जाएंगे अगले साल के अंदर अब उन्होंने ये कहा है। देखना होगा कि अगर ये जाती हैं तो इनको अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो को देखा है, और बेनज़ीर भुट्टो के साथ में क्या हुआ, कि न्याय किस तरह हुआ, वो कहानी हम सबके दिमाग में है। तो डर आज भी लोगों को यही है, और ये डर अवामी लीग के लोगों को, नेताओं को भी है, कि अगर ये बांग्लादेश आई तो इनके साथ में
कुछ भी हो सकता है, टेररिज्म के नाम पर हो सकता है, किसी भी नाम पे कुछ भी नहीं हो सकता उनके खिलाफ तो भाई कोर्ट से आदेश आ चुका है ना, है। तो इस वजह से तो हम ये कह सकते हैं कि वो तो ये इस आड़ में कि कानून ने उनको सजा दी है, तो उस सजा के हिसाब से हम बांग्लादेश के कानून का, संविधान का पालन करेंगे। तो ये अपनी तरफ से दावा किया उन्होंने, शेख हसीना ने, लेकिन मुझे लगता है कि जब थोड़ी बेहतर उनके हिसाब से मनमाफिक अगर चीजें होती हैं, थोड़ा सा कहते हैं ना कि अभी आपने मोहम्मद यूनुस को जब देखा, 1.5-2 साल जो भी उनका जो कार्यकाल का वक्त रहा, साल भर के बाद, 6 महीने के बाद लोग उब गए, पक गए थे। अभी 4-6 महीने इनको हुए हैं, तो थोड़ा सा और वक्त लगेगा लोगों को देखने परखने में कि किस दिशा में वो काम हाँ, ये करते हुए बड़ी आगे बढ़ बात रहे बोल रहे हैं, हैं आपकी, क्या है ना? पता तारिक रहमान रहे ना रहे। हाँ, तो हाँ इसीलिए थोड़ा सा जब आगे चीजें बढ़ती हैं, तो हाँ। उसके बाद फिर कोई बड़ी बात थोड़ी है कि फिर से जेनजी नहीं सड़क नहीं, पर उतर आए। बिल्कुल प्रोटेस्ट है, अगर आप, अगर आपको हाँ किसी ने बैठाया है, तो आपको हटाने वाला भी तो कोई हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो बिल्कुल ये आपने बहुत ही मतलब हम्म। एक अच्छी यहाँ पर बात कही कि हो जनता जब 1 साल 1.5 साल में उनसे उब सकती है, तो ये हम्म। कोई बहुत अच्छे काम तो नहीं कर रहे हैं जनता के हित के, कि इनको फिलहाल इस चर्चा में अब हम लोग यहाँ पर बिल्कुल। समर्प करते हैं। और बहुत ही अहम ये विषय है जिस पर हम और मेरे वरिष्ठ सहयोगी रविंदर सिंह यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। बांग्लादेश अब हमारा पड़ोसी है और हमारे हित जुड़े हुए, हमारी सीमाएं लगती हैं, और इसके बावजूद जो है बांग्लादेश इस तरह की हरकत कर रहा है कि अफसोस से हम लोग को इस तरह के डिस्कशन करने पड़ते हैं। और ये है कि भारत को इसके लिए चिंता करनी पड़ रही है, और कूटनीतिक और डिप्लोमेटिक तरीके से, रणनीतिक तरीके से, हर तरीके से भारत इस स्थिति से संभालने के लिए पूरी तरह से तैयारी भी कर रहा है। बहुत शुक्रिया सर।